स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज ठीक उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो तेल शोधक कारखाने पाए जाते हैं वो गुजरात में पाए जाते हैं। और गुजरात में किस जगह पर पाए जाते हैं? जामनगर में पाए जाते हैं। तो गुजरात के जामनगर में भारत में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाने पाए जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड्डी चारकोल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने में किया जाता है। तो हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने में किया जाता है। और क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वर्णकारी पदार्थ होते हैं वो अवशोषित हो जाएं। तो वर्णकारी पदार्थ का मतलब होता है जो गंदगी होती है, मैलापन होता है, उसे ख़त्म करने के लिए हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने में किया जाता है। इसी के कारण चीनी बिल्कुल वाइट यानी सफ़ेद नज़र आती है। ठीक है, तो चीनी को सफ़ेद करने के लिए, बिल्कुल साफ़ करने के लिए हड्डी चारकोल का प्रयोग करते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो वर्णकारी पदार्थ होते हैं, जो मैलापन होता है, गंदगी होती है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो हमारे राज्य हैं, एक का नाम है तमिलनाडु और दूसरा का नाम है आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन दो राज्यों से जो सटा हुआ जिला है उसका क्या नाम है? तो इन दोनों राज्यों से जो सटा हुआ जिला है उसका नाम है चित्तूर। चित्तूर जिला तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों से सटा हुआ है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये आपको याद होना ही चाहिए कि भारत में सबसे कम जो वर्षा होती है वो लेह अथवा लद्दाख में होती है। तो लेह लद्दाख में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा आपकी चेरापूंजी या मासिन राम में होती है। ठीक है, और सबसे कम आपका लेह लद्दाख में होता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो ओजोन की मात्रा है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। और इसी समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो हिंदी नाम समताप मंडल, अंग्रेजी नाम स्ट्रेटोस्फीयर, ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी आपके परीक्षा में विकल्प हिंदी में लिख के आता है समताप मंडल, कभी कभी आपके सारे विकल्प अंग्रेजी में ही दिए रहते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। इसी परत में आपका ओजोन जो है गैस उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक शहर है जिसका नाम है रोम और ये कहाँ पर है? इटली में। इटली देश में एक शहर है जिसका नाम है रोम। ये किस नाम से प्रसिद्ध है? ये 7 पर्वतों के नगर इस नाम से प्रसिद्ध है। तो 7 पर्वतों का नगर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। और ये कहाँ पर है? ये इटली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मरुद्वीप इस नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मरुद्वीप के नाम से हम लोग रेगिस्तान को जानते हैं। तो रेगिस्तान को हम लोग मरुद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर यानी कि कुछ उत्पादन ना हो, कोई मिट्टी ना पाई जाए, रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही पाई जाती है, इस प्रकार रेगिस्तान को मरुद्वीप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं। अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये मान के चलिए कि रेगिस्तान में मूसलाधार बारिश नहीं होती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पर जो वायु होती है उसमें आर्द्रता कम होती है। तो आर्द्रता कम होने के कारण रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर बरसते हैं। ये ऐसे प्रश्न अभी आप पढ़ रहे हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए होंगे, इसलिए इन सारे प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। और इससे पहले के जितने भी लेक्चर आपके कराए गए हैं भारतीय भूगोल में, अगर उन सारे लेक्चर को आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पर्वत हैं, एक है विंध्याचल पर्वत, ठीक है भैया, दूसरा नाम है सतपुड़ा पर्वत। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से एक नदी बहती है और इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डोलड्रम किससे संबंधित है? तो जब आपने पृथ्वी का कटिबंध के बारे में आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने डोलड्रम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। और डोलड्रम क्या होता है? भूमध्य रेखा के निकट शांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का जो क्षेत्र होता है
उसे हम लोग डोल्ट्रम कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट शांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का जो क्षेत्र है उसे डोल्ट्रम कहते हैं। ये कटिबंध पढ़ते समय विश्व में जितने कटिबंध पाए जाते हैं उसको पढ़ते समय आपने डोल्ट्रम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। एशिया और यूरोप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एशिया और यूरोप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे स्टेपीज कहते हैं। अब यहाँ पर घास के मैदानों के बारे में पूछ रहा है, तो इस प्रकार आपको पूरे विश्व में जहाँ जहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना और अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, इन सारे क्षेत्रों में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं वो सारे आपको याद होना चाहिए। और भारत में भी हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, उनमें जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर एशिया और यूरोप के बारे में बता रहा है, घास के मैदान कौन से पाए जाएंगे? स्टेपीज पाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब का निर्माण में, पंजाब एक क्षेत्र है, उसके निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये जो पंजाब की बात कर रहा है ये भारत और जो पाकिस्तान में पंजाब उपस्थित है उन दोनों को मिलाकर बात कर रहा है। तो उन दोनों जो के बीच में जो नदी बहती थी वो है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी ने ही निर्माण किया है पंजाब का, यानी कि पंजाब की जो मिट्टी है उसको उपजाऊ किसने बनाया है? सिंधु नदी ने बनाया है। और ये भारत और पाकिस्तान दोनों में जो पंजाब उपस्थित है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, धूमकेतु के बारे में बात करते हैं। एक धूमकेतु है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है हेली। हेली धूमकेतु पृथ्वी पर दोबारा कब दिखाई देगा? तो हेली नाम का जो धूमकेतु है वो पृथ्वी पर दोबारा 2062 में दिखाई देगा। तो 2062 में हेली नाम का धूमकेतु पृथ्वी पर दोबारा दिखाई देगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2062 हेली धूमकेतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो सौरमंडल की खोज हमें पता है कॉपरनिकस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाम रख लीजिएगा। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया था। पेरिस नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रांस एक देश है, उसकी राजधानी पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बंजर भूमि कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे बंजर भूमि है वो भारत में जो आपका रेगिस्तान है, जिसको हम लोग कहते हैं थार मरुस्थल। तो यही जो थार मरुस्थल है वो एशिया की सबसे बंजर भूमि है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है झींगा मछली के उत्पादन के लिए। तो भारत में झींगा मछली का उत्पादन होता है। इसका सबसे ज़्यादा आयात कहाँ किया जाता है? इसका सबसे ज़्यादा जो आयात किया जाता है वो जापान में किया जाता है। तो भारत में जो झींगा मछली का उत्पादन होता है इसका सर्वाधिक आयात कहाँ पर होता है? जापान में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना एक शहर है, और शहर है ये राजधानी भी है किस देश की? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना। और वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वियना डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अभी आपने दो प्रश्न देखा, यहाँ वियना के बारे में पूछा जा रहा है जो कि डैन्यूब नदी के किनारे बसा है। इससे ऊपर पेरिस शहर के बारे में पूछा जा रहा था जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी कि नदी के किनारे जो शहर बसे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों प्रश्नों को पढ़कर हमें यही पता चलता है। तो इस प्रकार भारत में और विश्व में कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं इसको आप रट लीजिएगा। जब आप लूसेंट की बुक उठाएंगे तो उसके भारतीय भूगोल के पीछे वाले पोर्शन में ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो आप उसको मतलब देख लीजिएगा और रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। सूर्य की जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर उसकी तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता नापने के लिए एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक्टिनोमीटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता नापने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो भैया दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? ये तो हमें रट चुका है भैया, दुधवा नेशनल पार्क अपने उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इसमें दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करेंगे तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल तो है नहीं, तो इस प्रकार दोनों को एक दूसरे की आवाज़ कभी भी सुनाई नहीं पड़ेगी। और क्यों नहीं सुनाई पड़ेगी? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण दोनों को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। तो ये तो अच्छी सही बात है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो कभी कभी दीर्घ वृत्ताकार का मतलब होता है कि जैसे ये सूर्य है तो पृथ्वी इस तरीके से घूमती है, कभी ये पास में आ जाती है, कभी ये दूर हो जाती है। तो इस कंडीशन में जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो चाल घटती है, उसके जस्ट विपरीत भी होता है। तो जब उनके बीच की दूरी घटती है तो चाल बढ़ती है, यानी कि दूरी कम रहेगी तो चाल ज़्यादा रहेगी, और दूरी ज़्यादा रहेगी तो जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। तो पृथ्वी की गति इस प्रकार से निर्भर करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोनोकल्चर किससे संबंधित है? तो ये जो मोनोकल्चर शब्द है ये स्थानांतरित किसी कृषि से संबंधित है। तो स्थानांतरित कृषि से संबंधित जो शब्द है उसका नाम है मोनोकल्चर। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। दो नदियां हैं, एक है भागीरथी और दूसरी नदी है अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं? ये दोनों नदियाँ मिलती हैं देवप्रयाग में। इस तरह बहती हुई यहाँ पर देवप्रयाग है, देवप्रयाग में मिल जाती हैं, और देवप्रयाग में मिलने के बाद ये किस नदी के नाम से बहती हैं? ये गंगा नदी के नाम से बहती हैं। तो यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी का निर्माण किन नदियों से हुआ है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों से हुआ है। ये दोनों नदियां बहती हुई देवप्रयाग में मिलती हैं, और देवप्रयाग के बाद इनकी जो संयुक्त धारा होती है वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो स्थानों के समय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो दो स्थानों पे जो समय होता है उसको प्रभावित करने वाले अक्षांश, देशांतर और विषुवत रेखा से उनकी दूरी पर निर्भर करता है। तो दो स्थानों का जो समय होता है वो अक्षांश, देशांतर और विषुवत रेखा से उनकी दूरी पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं कि किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइसोक्रोन रेखाएं एक ऐसे स्थानों को जोड़ती हैं जो किस बात में समान होते हैं? तो पहले ये समझ लीजिए कि आइसोक्रोन जो रेखाएं होती हैं वो जो आप मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, वहाँ खींची जाती हैं। तो आइसोक्रोन जो रेखाएं होती हैं वो मैप यानी नक्शे पर खींची जाती हैं, जो स्थानों को जोड़ती हैं जो एक बिंदु से यात्रा काल समान होता है, यानी एक बिंदु से जिनका यात्रा काल समान होता है, ऐसे जोड़ने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोक्रोन रेखाएं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के स्तरों का अनुक्रम नीचे से ऊपर की ओर अभिव्यक्त कीजिए। तो अभी जैसे ऊपर बताया गया था कि जो आपके वायुमंडल के परत होते हैं उनको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रश्न किसी परीक्षा में आया रहा होगा, और इसमें जो सारे नाम लिखे गए हैं वो अंग्रेजी में ही लिखे गए हैं। तो इसको सही क्रम में बिठाना है, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक। सबसे नीचे क्या होता है? क्षोभ मंडल, उसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर। उसके बाद आयन मंडल, आयनोस्फीयर। और सबसे ऊपर क्या होता है? बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। ये इनके नाम हैं, आप क्रम से याद कर लीजिएगा नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए। आगे बढ़ते हैं, एफिल टावर के बारे में पूछा जा रहा है। एफिल टावर कहाँ है? तो एफिल टावर अगर पूछा जाए तो ये पेरिस में है। पेरिस किस देश की राजधानी है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर स्थित है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह है उसका नाम है शुक्र। शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। आगे बढ़ते हैं, पारादीप एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप, एक दूसरा बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है? पारादीप बंदरगाह जो है वो आपके उड़ीसा में है, यानी कि पूर्वी तट पर है। और कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? ये आपके गुजरात में है, यानी कि ये पश्चिमी तट पर है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है भैया? गुजरात में है, पश्चिमी तट पर। और पारादीप जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है, यानी कि पूर्वी तट पर। ठीक है, इन दोनों को आप याद रखिएगा। सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी जो आपका है वो चंद्रमा पर है। तो सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी किस जगह पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे।
आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।